इन सवालों को ज़रा ध्यानपूर्वक देखिए। उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि इस टॉपिक से, चाहे 1857 हो, चाहे अभी मैं आपको और भी सवाल दिखाऊंगा, उस टॉपिक से इससे बाहर सवाल तो नहीं बन सकते हैं। जो भी पॉसिबल सवाल हैं इतने ही हैं। जैसे आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए 1857 के क्रांति का प्रभाव, आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए बहादुर शाह जफर और 1857 की क्रांति। मतलब 1857 की क्रांति में भी किसका? बहादुर शाह जफर की बात हो रही है। जैसे 1857 के विद्रोह वास्तव में अवध का विद्रोह था, ये एक सवाल दिया गया है। और आप इसको लिखिए, 1857 का विद्रोह जो है वो किसका टॉपिक है? आपके GS1 का सबसे मुख्य टॉपिकों में से एक है। इसी तरह से कुछ और भी सवाल हैं जो मैं आपको वीडियो के अंत में दिखाऊंगा। आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर UPSC PCS चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किस चीज़ का आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में? GS1 इसका अपना प्लेलिस्ट है, उस पर कॉन्सेप्ट हम लोग बात करते हैं। कॉन्सेप्ट की सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं। कोई मैं लाइन बाय लाइन आपको बुक नहीं पढ़वाता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ। जो लोग पहली बार आए हैं उनको मैं बता देता हूँ, मैं समझा देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस दे देता हूँ जिसको आपको लिखकर प्रैक्टिस करना होता है, और बुक से फिर आपको उस टॉपिक को पढ़ना भी होता है। और जो आंसर लिखा है उस आंसर को जब आप रिवाइज़ करेंगे, यकीन मानिए आपका PT का और मेंस का दोनों का मटेरियल तैयार हो जाता है। जो लोग साथ में कर रहे हैं उनको पता होगा, है ना। ख़ास तौर से मैं मेंस के लिए समझाता हूँ क्योंकि मेंस में थॉट प्रोसेस आपका क्लियर होना चाहिए टॉपिक का। ओके, तो पहले के वीडियो अगर आपको देखना हो तो GS1 नाम से प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। GS2 नाम से भी प्लेलिस्ट है, IR नाम से भी प्लेलिस्ट है, इकोनॉमिक्स के भी मिल जाएंगे आपको, ढेर सारे निबंध वगैरह के सबके मिल जाएंगे। कुछ गाइडेंस प्रिय बच्चे होते हैं जिनको गाइडेंस खूब चाहिए होता है लेकिन पढ़ाई नहीं करते हैं, तो उनके लिए गाइडेंस का 68 और 69 का वीडियो का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। जितना गाइडेंस आपको चाहिए बेसिक से वो ले सकते हैं। जो लोग वाकई जिनको नहीं पता होगा तो वो लोग भी ले सकते हैं। मोटिवेशन से संबंधित कोई वीडियो अपने लेक्चर अपने चैनल पर नहीं मिलेगा आपको। ओके, आज का हमारा टॉपिक जो है पिछले टॉपिक से थोड़ा सा मैं रिलेट करूंगा, उसके बाद मैं ये सारे क्वेश्चंस आपको दिखा दूंगा और इसका PDF आपको PDF वाले चैनल पर मिल जाएगा। तो उसका लिंक रहता है डिस्क्रिप्शन में, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और क्या ये सवाल सारे लिखकर मुझे भेजने हैं? नहीं भैया, इतना नहीं हो सकता, मैं नहीं कर पाऊँगा इतना। मैं कुछ सवाल आपको दे दूँगा जिसको आपको लिखना है, बाकी इन सवालों को आप क्या करेंगे, खुद से लिखने की कोशिश करेंगे। या पहले टॉपिक पढ़ने के बाद उस चैप्टर को पढ़ लिया, उसके बाद इन सवालों को बैठकर देखेंगे कि क्या आप में वो कैपेसिटी बिल्डअप हो पाई चैप्टर पढ़ने के बाद, NCERT पढ़ने के बाद, स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद, कि इन सवालों को आप हल कर सकते हैं या नहीं, है ना। जब आपको ये लगे कि ये सवाल आपके लिए आसान है तो समझ जाइएगा कि आप GS1 का बहुत बड़ा हिस्सा आपने कवर कर लिया। मुबारक हो, आप 69 के मेंस के लिए तैयार हैं। बस अब आपको PT की तैयारी अच्छे से करनी है। चलो, ये सब बस मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। ख़ासतौर से ये क्या है, सवाल जो आपको क्या मदद करेंगे आपकी तैयारी का लेवल आंकने में, कि सवाल जिस डेप्थ में पूछ सकता है कि आप उस डेप्थ तक समझ को ले जा पा रहे हैं कि नहीं, उस चीज़ के लिए। ओके, पिछले लेक्चर की अगर हम लोग बात करें GS1 का, तो पूरा मैंने समझाते समझाते कहाँ से लेके आ रहा हूँ मैं, 1857 से समझा रहा हूँ मैं सबको। अंग्रेज़ों की पूरी नीतियाँ बताई है, हिंदू मुस्लिम को कैसे लड़ाया गया 1857 के बाद वो भी पूरी नीति बता चुका हूँ मैं, उदारवाद, राष्ट्रवाद, ये सब बता चुका हूँ मैं। मैंने बताया था कि देखो बंधुओं, 1906 में क्या हुआ, 1905 में क्या हुआ था, पहले ये बताओ। 1905 में हुआ था स्वदेशी आंदोलन। इस आंदोलन में मुस्लिम लोगों ने पार्टिसिपेट कम किया था। तो अंग्रेज़ों को पता चल गया कि चलो हमने बंगाल विभाजन के द्वारा एक वर्ग को कहीं न कहीं खुश किया है। 1906 ईस्वी में उन्होंने इसी खुशी को और बढ़ाने के लिए मुस्लिमों को सपोर्ट करके किसका गठन करवाया? उन्होंने मुस्लिम लीग का गठन करवाया है। मुस्लिम लीग का गठन कहाँ पर हुआ था, ये पूछा जाता है PT में, तो ढाका में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। उसके बाद पता ही है, और ज़्यादा इनको खुश करने की कोशिश की, और क्या किया, 1909 ईस्वी में मार्लियामेंटो सुधार में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को लाया गया। अंग्रेज़ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जिस मूल भावना पर ले जा रहा हूँ वहाँ पर जाइएगा। ब्रिटिशर्स क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत में दो धारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग। मुसलमानों को कांग्रेस से दूर करने की राजनीति अंग्रेज़ लोग खेल रहे हैं। बात क्लियर हो रहा है यहाँ तक? कांग्रेस यानी कि क्या, अंग्रेज़ क्या बताएंगे मुस्लिम लीग को, कांग्रेस यानी कि क्या,
वो बताएंगे अंग्रेज और मुस्लिमों को, मुस्लिम लीग को, कि कांग्रेस यानी कि हिंदू का गठन, हिंदू की पार्टी। अब मुस्लिम लीग को क्या बताएंगे, आप मुसलमानों की पार्टी हैं। डिवीज़न क्रिएट हो रहा है धीरे 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 धीरे। 1907 ईस्वी में और भी ज़्यादा हो जाता है। क्या होता है 1907 में? 1907 में कांग्रेस जो है, जिसको ऐसे समय पर मजबूत होकर लड़ना चाहिए था, वो किस में बढ़ जाती है? नरम दल और गरम दल में। ये सब पीछे ही कहानी चल रही है, कहानी में ही हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम लोग कोई फैक्ट में नहीं पढ़ रहे। फैक्ट पढ़ना आपका काम है। थॉट प्रोसेस अगर मैं क्लियर कर दूंगा तो आपको कहानी बिल्कुल समझ में आ जाएगी एक बार, तो फैक्ट पढ़ने में फिर आपको मज़ा आएगा बिल्कुल। जब कांग्रेस कमज़ोर हुई तो किसका उदय हुआ था? पिछले लेक्चर में हमने देखा था, क्रांतिकारियों का उदय हुआ था, जिसमें गोली बम बारूद, डायरेक्ट एक्शन में वो लोग यकीन करते थे। इधर उधर की बात ही नहीं करेंगे, हम तो डायरेक्ट गोली मारेंगे, है ना। तो वो वाली बात शुरू हो गई थी 1907 से। यानी कि अगर मोरल रूप से लें तो 1905 के बाद जो क्रांतिकारी जो आंदोलन था उसको बहुत ज़्यादा बल मिला। और कब तक ये चलता रहा? 1917 तक। तब तक जब तक गांधी बाबा फिर से लाइमलाइट में नहीं आ जाते, एक ऐसा आदमी नहीं आ जाता है जो गोली बम बारूद को बिल्कुल सिरे से नकार देता है, एक अलग तरह का आंदोलन लाता है। तो अब सभी को पता चल गया होगा क्या चल रहा है। अब मुझे बताइए, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया है कि अंग्रेज़ों की नीति क्या थी, कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को अलग अलग करना, ये उनकी नीति थी। अब धीरे धीरे कांग्रेस और मुस्लिम लीग को भी ये चीज़ समझ में आया कि अंग्रेज लोग जो हैं ये तो इसी देश में रह रहे हैं, ये हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं और हम बट भी रहे हैं मौज से। फिर धीरे धीरे कांग्रेस को ये भी समझ में आया कि नरम दल और गरम दल में बट के हमने जो एक शून्य क्रिएट कर दिया है राजनीतिक रूप से, कोई बोलने वाला नहीं बचा है देश में, इसका भी बेनिफिट कौन उठा रहा है? तो अंग्रेज उठा रहा है। तो धीरे धीरे फिर क्या करेंगे कांग्रेस वाले बोलेंगे कि चलो पहले कांग्रेस को एक करते हैं, नरम दल वाले को बुलाओ और गरम दल वाले को बुलाओ, दोनों को बिठाओ, बातचीत करो, कांग्रेस को फिर से मजबूत करना पड़ेगा हमें। वो बोलेंगे कि देश के मुसलमानों को अलग किया जा रहा है, कांग्रेस के ऊपर से मुसलमानों का भरोसा धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रही है अंग्रेज, इसलिए हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करते हैं कि भारत में जो दो मुख्य पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग का इस समय तक वर्चस्व बहुत कम था। इनफैक्ट 1937 में भी जो चुनाव हुआ है उसमें मुस्लिम लीग को बहुत कम सीटें मिली है। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर क्या किया, मुस्लिम लीग को और कांग्रेस को 1916 ईस्वी में एक मंच पर लाने की कोशिश की गई। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एक होकर लड़ने का फैसला किया गया। किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। यानी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ ही अब मोर्चा बनने लग गया है, धीरे 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 मोर्चा तैयार हो रहा है। यहाँ तक का किस्सा क्लियर हो गया होगा। 1906 का 1916 का 1906 मैंने गलती से बोला। 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ है, अब चीज़ें क्लियर हो रहा है कि लखनऊ पैक्ट में क्यों नरम दल गरम दल एक हुए हैं और क्यों मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हुआ है। अब समझ में आ रहा है पूरा किस्सा। 1916 में ये एक हुए हैं। 1917 में कौन आएंगे? गांधी बाबा आएंगे। 1919 में कौन सा आंदोलन चलता है? खिलाफत आंदोलन चलता है, जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर लड़ती है। मुसलमानों का बहुत ज़्यादा उस समय कांग्रेस के पक्ष में झुकाव बढ़ रहा था। अभी मैं आपको बीच में एक और आंदोलन घटित हुआ था 1916 से पहले, आपको पता ही है 1914 में क्या हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का स्टार्ट हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 1916 में क्या हुआ है? लखनऊ पैक्ट। इसी बीच 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, 1914 या 13 देख लेना एक बार ईस्वी, तो भारत में 3-4 तरह के विचार उभर कर आते हैं। एक है उदारवाद का विचार, एक है आपका उग्रवाद का विचार, और एक है आपका क्रांतिकारियों का विचार। उदारवाद का विचार था कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या होगा, इनका विचार आपको पहले से ही क्लियर होगा। किसको सपोर्ट करना चाहिए? अंग्रेज़ों को सपोर्ट करना चाहिए। उग्रवाद का विचार क्या था कि इस समय देश में इस तरह का आंदोलन चलाना चाहिए और सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए, जिससे हमें कम से कम स्वराज की प्राप्ति तो हो ही सके। इसी बीच आपको पता ही है, बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता कहाँ से आ गए थे? जेल से वापस आ गए। तब इतना बड़ा नेता जब वापस आएगा, जेल में भी नहीं रहेगा और राजनीतिक पृष्ठभूमि भी उसकी इतनी मजबूत होगी, तो वो अगर जेल से बाहर है तो वो सामान्य तौर पर बैठेगा नहीं, वो क्या करेगा? वो आंदोलन शुरू करेगा, जिसको क्या कहा जाता है? होम रूल लीग आंदोलन। यानी कि आयरलैंड में ब्रिटेन के गवर्नमेंट के तहत ही एक वहाँ पर
स्वराज प्रोवाइड करवाया गया था, जिसको क्या कहा जाता है, डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस बहुत बार सुना होगा, नहीं पता होगा। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया। हमने पाकिस्तान को बोला कि हम तुम्हारे यहाँ का सब कुछ कंट्रोल करेंगे, तुम अपने यहाँ सरकार चलाओ, लेकिन हमसे पूछ कर सब कुछ करोगे। सरकार तुम्हें जैसे चलाना है, जो चलाना है चलाओ, हमसे पूछ कर सब कुछ करोगे। तो क्या होगा, डोमिनियन स्टेटस होगा। समझ में आ गई होगी बात। तो यही स्वराज की मांग कर रहे थे कि ठीक है, आप हमारे अधिपत्य, हम आपके अधिपत्य ही रहेंगे, लेकिन भारत में शासन कौन करेंगे, तो हम ही लोग करेंगे। हम अपने लिए नियम कानून बनाएंगे, रूल बनाएंगे। ठीक है, हम लॉन्ग लिव क्वीन गा लेंगे, आप ही के क्वीन के तहत हम काम करेंगे, लेकिन हम स्वराज की प्राप्ति अब चाहते हैं। किस पर दबाव डालकर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा है उस समय ब्रिटेन पर दबाव बनाकर कुछ लोगों ने क्या कोशिश किया, क्या किया हासिल, तो स्वराज की हासिल की जाए होम रूल लीग के द्वारा। कहानी पता चल रहा है। आगे मैं स्पेक्ट्रम बुक भी पढ़ाऊंगा, अभी चिंता मत कीजिए। होम रूल लीग के उदय के कारण सब मैं पढ़ाऊंगा। अभी तो वीडियो शुरू ही हुआ है, 11 मिनट का हुआ है, थोड़ा सा लंबा होगा, डिटेल में देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, चीखना चिल्लाना, मोटिवेट करना, गाइडेंस के वीडियो अलग होता है, सिलेक्शन उन्हीं का होता है ना बंधु। इन सब कुछ को छोड़कर जो वाकई सीरियसली पढ़ते हैं, सीरियसली, आपको ग्रुप डी का एग्जामिनेशन निकालना आजकल इतना ज़्यादा कठिन हो गया है कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो सिविल सर्विसेज आपकी सोच से परे है, इसलिए जितना मेहनत करेंगे उतना कम है इसमें। इसलिए ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखिएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिए। कहीं और आपको मिलता है इससे अच्छा कंटेंट तो आप मोस्ट वेलकम, आप वहाँ जा सकते हैं, मुझे कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। 10 ही लोग देखेंगे, लेकिन ध्यानपूर्वक देखिएगा, ओके। अब मैं चलता हूँ, एक कहानी का थोड़ा सा खाका खींच देता हूँ, उसके बाद चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। फिर मैं स्पेक्ट्रम पढ़वा दूंगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा। ये सब आपको कहानी पता है, जो सब मैंने अब समझाया। 1907 में कांग्रेस में फूट हुई, क्रांतिकारी आंदोलन बीच में आ गया। फिर 1916 में क्या होगा, लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस एक हो जाएगी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक हो जाएगी। होम रूल लीग आंदोलन होता है पूरा देश में इसी बीच में 1915 ईस्वी में। 1915 में क्यों हुआ मैंने बता ही दिया। बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता जेल से छूट कर आए हैं, और कुछ ऐसा तत्व है, एक हम भारत में एक ऐसे नेताओं का तत्व नेता हैं जो क्या चाहते हैं कि सरकार पर इस समय दबाव बनाया जाए, जबकि उदारवादी क्या चाहते हैं कि सरकार की सहायता की जाए। गांधी जी जैसे लोग भी सरकार की सहायता कर रहे थे, आर्मी में लोगों की भर्ती करने की कोशिश कर रहे थे, जिस कारण गांधी जी को इस समय सार्जेंट की उपाधि भी दी गई थी। सार्जेंट की उपाधि दे दी गई थी, क्योंकि सैनिक में भर्ती होने के लिए वो लोगों को प्रोत्साहित करते कि अंग्रेजी सेना की तरफ से जाके लड़ो। लेकिन बाद में जब उनका भ्रम टूटा है तो उसके बाद की कहानी तो उन्होंने पलट कर ही रख दी है। खैर, ये सब कुछ इस समय देश में घटित हो रहा है। 1906 में लीग का गठन, 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन, ये सभी आपको पता है। अब मैं आपको ले चलता हूँ स्पेक्ट्रम बुक पर, उसके बाद मैं आपको अंत में क्वेश्चंस दे दूँ। ये स्पेक्ट्रम की बुक है, प्रथम विश्व युद्ध एवं राष्ट्रवादी प्रत्युत्तर, ये चैप्टर है उसमें स्पेक्ट्रम में, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। वैसे तो अगर आप NCERT अभी पढ़ रहे हैं तो उसमें भी ये सब चैप्टर्स आपको मिल जाते हैं। मैं एक बुक से किसी से पढ़ा सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से लाता हूँ। अगर आपको कहानी पता चल जाएगा तो फिर आप किसी भी बुक से पढ़ेंगे तो वो आपको अच्छा ही लगेगा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक में हुआ था, आपको पता ही है इसमें क्या हुआ था। उदारवादियों ने इस युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन ताज के प्रति निष्ठा का कार्य समझा तथा उसे पूर्ण समर्थन दिया था। उदारवादियों का रुख पता चल गया। उग्रवादी, जिसमें तिलक भी सम्मिलित थे, ने भी युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन किया, क्योंकि उन्हें आशा थी कि युद्ध के पश्चात ब्रिटेन भारत में स्वशासन के संबंध में ठोस कदम उठाएगा। क्या उग्रवादियों ने विरोध किया? उग्रवादियों ने पहले तो ये कोशिश ज़रूर किया कि दबाव बनाया जाए उन पर, लेकिन उनका समर्थन भी किया। तो उनको लगता था कि चलो समर्थन कर देंगे तो खुश होकर क्या पता हमें स्वशासन दे देंगे। जबकि क्रांतिकारियों का मानना था कि यह युद्ध ब्रिटेन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने का अच्छा अवसर है, उन्हें सुअवसर का लाभ उठाकर साम्राज्यवादी सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहिए। एक उदारवाद है, एक उग्रवाद है और एक क्रांतिकारी है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं उन सबको उनको इस बीच में अंतर पता होगा। ये तीनों मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्रांतिकारी लोग पता ही है, ये बम बारूद गोली वाले, ये तो बोलते थे कि इस समय इनको उखाड़ के बाहर फेंकाते हैं। उग्रवादी क्या बोलते थे, हम इनका सपोर्ट करते हैं, ये हमें खुश होकर उपहार स्वरूप में स्वशासन दे देंगे। जबकि उदारवादी बोलते थे हम बिल्कुल, हमें कुछ भी आशा नहीं है, फिर भी हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये तीनों की विचारधारा पता चल गया। किंतु विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन कर रहे भारतीय शीघ्र ही निराश हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि ब्रिटेन युद्ध में अपनी उपनिवेशिक एवं हितों की रक्षा करने में लगा हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय क्रांतिकारी एवं विदेश में रह रहे क्रांतिकारियों में अपार उत्साह का संचार किया।
इस दौरान अमेरिका में गदर पार्टी, यूरोप में बर्लिन कमेटी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित की। इसके साथ ही भारतीय सैनिकों द्वारा भी कुछ छिटपुट स्थान जैसे सिंगापुर इत्यादि में कार्रवाइयां संपन्न की गई। भारत में इस अवसर को क्रांतिकारियों ने एक ईश्वरीय उपहार मानकर देश को उपनिवेशी शासन से मुक्त कराने की योजना बनाई तथा ब्रिटेन के शत्रुओं जर्मनी और तुर्की से आर्थिक तथा सैन्य सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया है। जो गदर आंदोलन की इसमें थोड़ा सा बात आया है ना, गदर पार्टी, गदर आंदोलन, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। यहाँ से शॉर्ट आंसर पूछे जा सकते हैं, आपसे शॉर्ट सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, होम रूल लीग आंदोलन, इसमें नेताओं के नाम आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ई ऑप्शन और डी ऑप्शन देके, अब तो ई ऑप्शन वैसे हटा देगा 69 से, वैसे नेताओं के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, जीएस खारपेट, एसआर सुब्रमण्यम अय्यर, जोसेफ बाप्तिस्ता, मोहम्मद अली अन्य बड़े नेता थे। उन्होंने यह निर्णय किया कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के तहत अखिल भारतीय होम रूल या स्वशासन की मांग के उद्देश्य के साथ पूरे वर्ष कार्य करने वाली एक राष्ट्रीय गठबंधन का होना आवश्यक हो गया है। यह गठबंधन आयरिश होम रूल लीग की तर्ज पर ऑल इंडिया होम रूल लीग थी। इस गठबंधन का क्या नाम था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वराज की प्राप्ति करना, और इसका मुख्य एक ही काम ही था कि पूरे वर्ष भर केवल स्वराज के लिए संघर्ष करना। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार वाला जो है वो स्वराज ही, पूरे वर्ष भर बस एक ही काम करना। कांग्रेस बीच बीच में भटक जा रही थी, कांग्रेस इस समय कमजोर थी। 1916 में नरम दल गरम दल एक हुई है, उससे पहले की ये कहानी चल रही है। ओके, अंततः हालांकि वो होम रूल लीग शुरू की गई, एक बाल गंगाधर तिलक की इंडियन होम रूल लीग और दूसरी एनी बेसेंट की होम रूल लीग। इंडियन होम रूल लीग किसकी? तो बीजी तिलक की, और दूसरा एनी बेसेंट जी इनकी होम रूल लीग थी। दोनों का उद्देश्य उग्र राजनीति के एक नए रूप की शुरुआत करना। होम रूल लीग आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुई परिस्थितियों भारतीयों के कम प्रभावशाली प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया, किंतु स्वतंत्रता आंदोलन की प्रक्रिया में इसने अपनी महत्वपूर्ण छाप छोड़ी है। यद्यपि यह आंदोलन स्थिरता के साथ प्रारंभ हुआ, लेकिन आगे चलकर इसने तात्कालिक सभी आंदोलनों को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि होम रूल लीग आंदोलन जो था ना, ये बहुत ही संगठित आंदोलन था। संगठित क्यों बोलेंगे आप? क्योंकि इस जगह जगह इसके कार्यालय को खोला गया। बाद में जो असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन गांधी जी करते हैं, तो उसमें होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ताओं का, कार्यालय का, कार्यक्रमों का, सभा का, इन सब का खूब ज़्यादा गांधी जी उपयोग करते हैं अपने आंदोलन को प्रचार प्रसार करवाने के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोगों के। ये सवाल स्टेटमेंट बना के पूछा जा चुका है कि क्या गांधी जी के द्वारा होम रूल लीग के जो कार्यालय थे या उसके जो कार्यक्रम थे या उसके सभाएं थे उसका उपयोग किया गया था? आपको सही मानना है उसके। ओके, राष्ट्रवादियों के एक वर्ग का मानना था कि सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उस पर दबाव डालना आवश्यक है। मार्ले मिंटो सुधार का वास्तविक स्वरूप सामने आने पर नरमपंथियों का भ्रम सरकार की निष्ठा से टूट गया। पहले जो नरमपंथी सरकार के गुणगान गाते रहते थे कि तुम ही माता तुम ही पिता, उनका भ्रम टूट गया जब उनको ये पता चला कि मार्ले मिंटो तो दरअसल देश के विभाजन की नींव रख रहा है, हिंदू मुसलमान को अलग अलग कर रहा है, सांप्रदायिकता को बढ़ा रहा है, देश में दंगे होंगे, फसाद होंगे। तो उनका भ्रम थोड़ा सा सरकार से टूटना शुरू हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा ये क्या है? ये कारण है आंदोलन प्रारंभ होने के, होम रूल लीग आंदोलन के कारण है। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा भारतीय संसाधनों का खुलकर प्रयोग किया गया। इस क्षतिपूर्ति के लिए युद्ध के उपरांत भारतीयों पर भारी कर आरोपित किए गए। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगी। इन कारणों से भारतीय त्रस्त हो गए। वे किसी भी सरकार विरोधी आंदोलन में भाग लेने हेतु तत्पर थे। अब यह विश्व युद्ध तात्कालिक विश्व की प्रमुख महाशक्तियों के बीच अपने अपने हितों को लेकर लड़ा गया, और इससे अन्य ताकतों के साथ ब्रिटेन का वास्तविक चेहरा भी उजागर हो गया। युद्ध के पश्चात श्वेतों की अजेयता का भ्रम भी टूट गया। हमारे सामने एक उससे पहले बहुत बड़ा भ्रम था कि व्हाइट मैन सुपरमेसी, गोरे लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो कभी युद्ध नहीं हारते हैं, ये सब चीज़ें भ्रम बनी हुई थी हम भारतीयों के माथे में। वैसे भी हम भ्रम बहुत जल्दी बना लेते, तो वही भ्रम जो था वो टूट गया इस युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ओके, जून 1914 में बाल गंगाधर तिलक जेल से रिहा हो गए। भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु वो पुनः किसी अवसर की तलाश में थे। वो तो बैठे ही हुए थे, उनके जैसा नेता आपको लगता है बैठा हुआ हो सकता है? तो बस तैयारी कर रहे थे कि अब कोई और आंदोलन फिर से शुरू करो, मेरा घर में मन नहीं लग रहा, इस टाइप का विचार समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। ऐसा कुछ था नहीं वास्तविक में।
उन्होंने सरकार को अपने सहयोगात्मक रुख समझाने का प्रयत्न किया। जेल से आने के बाद थोड़े से एक जो फायर ब्रिगेड नेता थे बाल गंगाधर तिलक, वो थोड़े से नरम पड़ गए। उन्होंने सोचा कि चलो अब संघर्ष की जगह पर सरकार से कुछ मान मनौवल करके पहले स्वशासन ले लिया जाए, फिर तो हम इनको मार के बाद में भगा ही देंगे। तो थोड़ा सा नरम जरूर पड़े थे वो, लेकिन वास्तविक उनका जो था राजनीति का शैली वो तो वही क्रांतिकारी वाला था, लेकिन थोड़ा सा नरम पड़े थे विचारों में। जैसे धर्म को लेकर गांधी जी जो खिलाफत आंदोलन में धर्म का इस्तेमाल करते हैं भारत में आंदोलन को प्रेरित करने के लिए, उस चीज़ के विरोधी थे बाल गंगाधर तिलक जी। बीजी तिलक जी उसके विरोधी थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म की राजनीति का कहीं न कहीं नुकसान देखा था। बाल गंगाधर तिलक तो धर्म की राजनीति के सबसे बड़े पैरोकार थे सबसे शुरुआत में, लेकिन वो जब जेल में जाते हैं, वहाँ पर किताबें लिखते हैं बहुत सारे, तो उनको रियलाइज़ होता है कि धर्म को जब राजनीति में इस्तेमाल किया जाता है तो कहीं न कहीं सांप्रदायिकता का उदय होता है। इसलिए वो अब धीरे धीरे नरम पड़ने लग गए थे। ओके, आयरलैंड के होम रूल लीग के तर्ज पर उन्होंने प्रशासनिक सुधारों की मांग की। तिलक ने कहा कि हिंसा का प्रयोग से भारतीय स्वतंत्रता की प्रक्रिया में रुकावट आ सकती है। फलतः उन्होंने आयरिश होम रूल लीग जैसे आंदोलनों के द्वारा भारतीय दशा में सुधार लाने की वकालत शुरू की। उन्होंने यहाँ तक कहा कि संकट के क्षण में हमें ब्रिटेन का सहयोग करना चाहिए। इस पंक्ति को याद रखिएगा, ये आपसे स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है बनाकर। 1893 में आयरलैंड की थियोसॉफिकल महिला एनी बेसेंट भारत आई। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत उन्होंने भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देने हेतु आयरिश होम रूल लीग के नमूने पर भारत में आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया। इस लीग के माध्यम से वे अपने विचारों को जनता में प्रसारित कर अपना कार्यक्षेत्र को बढ़ाना चाहती थीं। होम रूल लीग का कारण पता चल गया, क्या क्या कारण था। एक बार आप खुद से पढ़ेंगे इसको तो आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा। आज का सवाल दूंगा मैं उसी पर आधारित। उसके बाद से लीग बनता है, एक पता ही है आपको, इंडियन होम रूल लीग है जो बाल गंगाधर तिलक जी का, एक होम रूल लीग है जो एनी बेसेंट जी का है। पूरे देश में उसका प्रचार प्रसार शुरू हो जाता है। अब इसके कार्यक्रम है, कार्यक्रम में क्या क्या हुआ था देखो यहाँ पर। इसमें लिखा हुआ है कि अलग अलग क्षेत्रों में विद्यार्थियों कक्षाओं का आयोजन किया गया। पैम्पलेट, पोस्ट कार्ड, नाटक, धार्मिक गीत सभी के माध्यम से क्या किया जा रहा था? प्रचार प्रसार किया जा रहा था। किस चीज़ का प्रसार किया जा रहा था? किस चीज़ का प्रसार किया जाता है? लोगों को पता तो हो कि स्वशासन क्या होता है, स्वराज क्या होता है। हम जिस स्वराज की मांग कर रहे हैं वो स्वराज है क्या? जिस हम होम रूल लीग की मांग कर रहे हैं वो है क्या? ये तो पहले पता हो लोगों को। तो यही प्रसार करने का काम कौन कर रहा था? तो होम रूल लीग कार्यक्रम के तहत अलग अलग तरीकों के माध्यम से प्रचारित किया जा रहा था। सवाल पूछती है स्टेट पीसीएस और यूपीएससी कि होम रूल लीग कार्यक्रम को लिखिए। होम रूल लीग कार्यक्रम ने किस प्रकार से देश में जागरूकता फैलाया, इस तरह के राजनीतिक जागरूकता में उसकी क्या भूमिका है, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। अनेक प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं ने लीग की सदस्यता ग्रहण की। अब जिसने सदस्यता ली इस पर भी पीसीएस ने, यूपीएससी ने, सब ने सवाल पीटी मेंस में पूछा हुआ है। जिसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, चित्तरंजन दास, के.एम. मुंशी चक्रवर्ती, सैफुद्दीन किचलू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, लाला लाजपत राय प्रमुख थे। गांधी जी ने कभी इसकी सदस्यता तो नहीं ली, लेकिन उन्होंने अध्यक्षता जरूर किया है इसका। उन्होंने इसका अध्यक्षता भी किया और इसका नाम भी बदल दिया था उन्होंने। इसमें से कुछ नेताओं ने एनी बेसेंट की लीग की स्थानीय शाखाओं का प्रमुख नियुक्त किया गया। अन्य अतिवादी राष्ट्रवादी जिनका कांग्रेस के कार्यप्रणाली से मोह भंग हो चुका था, होम रूल लीग आंदोलन में शामिल हो गए। गोपाल कृष्ण गोखले को सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अनेक सदस्यों ने भी आंदोलन की सदस्यता ग्रहण कर लिया। गोपाल कृष्ण गोखले बाल गंगाधर तिलक जी के सबसे बड़े विरोधी वैचारिक तौर पर। इन्होंने अपना एक अलग पार्टी बना लिया था, आपको पता ही होगा कौन सा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। 65वीं बीपीएससी क्वेश्चन है ये, 65 बीपीएससी का सवाल है ये पीटी का, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बना तो लिया था। अब उनकी विचारधारा को छोड़ छोड़ कर लोग कहाँ पर आ रहे थे? बाल गंगाधर तिलक जी और एनी बेसेंट जी के विचारधारा में शामिल हो रहे थे। अब लीग के प्रति सरकार का रुख क्या हुआ? सरकार ने बड़ा ही कठोर तरीका अपनाया और एनी बेसेंट जैसे नेताओं को, बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं को बहुत ज़्यादा हैरासमेंट किया। अब सरकार को था कि जब हम नेताओं को हैरास करेंगे, जब हम मारेंगे, लाठी से पीटेंगे, तो इससे आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? यहाँ पर देखो यह क्या लिखा हुआ है कि जून 17 में एनी बेसेंट एवं उनके सहयोगियों बीपी बाडिया और जॉर्ज अरुणडेल को गिरफ्तार कर लिया गया। नेता को जल्दी गिरफ्तार नहीं किया जाता, नहीं तो और ज़्यादा भड़कने का संभावना रहता है।
इन गिरफ्तारियों के विरुद्ध राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया हुई। अत्यंत नाटकीय ढंग से सर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी सर की उपाधि त्याग दी। ये पीसीएस का सवाल है, बहुत बार पूछा जा चुका है। सर सुब्रमण्यम अय्यर ने किसके विरोध में अपनी सर की उपाधि त्याग दी थी? तो एनी बेसेंट की जो गिरफ्तार किया गया था उसी में। तिलक ने सरकारी दमन के विरोध में अहिंसात्मक प्रतिरोध कार्यक्रम प्रारंभ करने की वकालत की। सरकार को विश्वास था कि इन कार्रवाइयों से होम रूलिंग आंदोलन स्वतः समाप्त हो जाएगा, किंतु इसका उल्टा प्रभाव पड़ा। सरकारी कुचक्र के विरोध में आंदोलनकारी और अधिक संगठित हो गए। कई अन्य राष्ट्रवादी इसमें शामिल हो गए। तिलक ने घोषणा की कि यदि एनी बेसेंट को रिहा नहीं किया गया तो भारतीय जनता सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह करेगी। कौन बोल रहा है? ये बाल गंगाधर तिलक बोल रहे हैं। 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव एस मॉन्टेग्यू के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि युद्ध के बाद भारत में स्वायत्त संस्थाओं की क्रमिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। सरकार ने सितंबर 1917 में एनी बेसेंट को जेल से रिहा कर दिया। इसके पश्चात होम रूल लीग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। क्या बोला मॉन्टेग्यू ने? मॉन्टेग्यू ने बोला कि युद्ध के बाद हम भारत में स्वायत्त संस्थाओं के क्रमिक विकास की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। इसीलिए जब 1919 का एक्ट आता है तो उसमें काफ़ी सारे परिवर्तन किए जाते हैं। आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय, राज्यों को कुछ अधिकार दिए जाते, कुछ मामलों पर कानून बनाने के, कुछ मामलों पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिए थे, कुछ मामलों पर गवर्नर को, कुछ मामलों पर वाइसराय को। शक्तियों का पृथक्करण यहाँ से धीरे 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 और भी ज़्यादा मजबूत होता है। ये सारी कहानी क्लियर हो रही है कैसे कैसे हो रहा है। 1909 के एक्ट में और 1919 के एक्ट में इतना ज़्यादा अंतर क्यों है, अब ये पता चल गया आपको। लेकिन क्या विभाजनकारी प्रवृत्ति को अंग्रेज छोड़ देंगे? नहीं। अब वो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को और भी ज़्यादा आगे ले जाने की कोशिश करेंगे और भी सारे लोगों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रदान करेंगे। तो हम लोगों ने होम रूल लीग आंदोलन को पढ़ लिया है। इसको आगे की चीज़ें आपको खुद से पढ़ना है और इसको सवाल लिख के आपको मुझे भेजना है कि होम रूल लीग आंदोलन क्या था, भारत में राजनीतिक जागरूकता में उसके क्या भूमिका है। सॉरी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाइए। सवाल है कि होम रूल लीग आंदोलन क्या है। सवाल है कि होम रूल लीग आंदोलन क्या है। इसके उत्थान के कारणों को लिखिए। होम रूल लीग आंदोलन क्या है, इसके उत्थान के कारणों को लिखिए। इसके उत्थान के कारणों को लिखिए। और दूसरा सवाल है, पहला सवाल तो यही था, होम रूल लीग आंदोलन क्या है, इसके उत्थान के कारणों को लिखिए। मात्र 150 से 200 शब्दों में आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं, 150 से 200 शब्दों में लिखना है। होम रूल लीग आंदोलन क्या है, इसके उत्थान के कारणों को लिखिए। होम रूल लीग आंदोलन क्या है, इसके उत्थान के कारणों को लिखिए। पहला सवाल था, 200 शब्दों में मात्र लिखना था उसको। दूसरा है कि होम रूल लीग आंदोलन ने किस प्रकार से राजनीतिक जागरूकता को फैलाने का प्रयास किया। क्या है? होम रूल लीग आंदोलन ने किस प्रकार से राजनीतिक जागरूकता को फैलाने का प्रयास किया। होम रूल लीग आंदोलन ने किस प्रकार से राजनीतिक जागरूकता को फैलाने का प्रयास किया। ये भी आपको 200 शब्दों में ही लिखना है और पहला भी 200 शब्दों में ही लिखना है। दोनों सवाल को लिख सकते हैं आप अच्छे से। अब कुछ और मैं सवाल दिखा देता हूं, जिसके बाद आपका ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। कहीं पर कोई सुधार करना हो तो भी आप बता सकते हैं कमेंट करके। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बुनियाद, उससे जुड़े हुए सवाल हैं। इसको ज़रा ढंग से पढ़िएगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। 1858 में कांग्रेस का उदय, 1885 होगा। कांग्रेस का उदय किस सीमा तक राजनीतिक जागरण की एक ऐसी प्रक्रिया का परिणाम था जिसका प्रारंभ 1870-80 के दशक में ही हो गया था। 1885 में जो कांग्रेस का उदय हुआ है वो किस सीमा तक राजनीतिक जागरण का ऐसा परिणाम था जिसका बीजारोपण कब हो गया था? 1870-80 में ही हो गया था। ये मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। GS1 के लेक्चर्स प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, ये किसका सवाल है? ये आपका 67th का मेंस का सवाल है। 67th मेंस का सवाल है, ये देखिएगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रीयता के उदय के आर्थिक और सामाजिक कारणों का परीक्षण कीजिए। ये भी सवाल आपको लिखना चाहिए, लिख सकते हैं आप। कांग्रेस के जन्म के संबंध में सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत है। सुरक्षा बल्ब के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्या यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना को संतोषजनक ढंग से स्पष्ट करता है? बहुत सारे सवाल हैं इसमें।
इसको आप लिख सकते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। PDF वाला चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, और वो जो है ग्रुप है वो अलग है। PDF चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वही मुख्य चैनल है अपना। ग्रुप तो आता जाता रहेगा, चैनल वो वाला फिक्स रहेगा PDF वाला, ओके। तो उसका ध्यान रखिएगा, ओके। और मुझसे कुछ पूछना होता है तो Instagram ID रहता है। इस बुक के बारे में मत जानिए, ये आपका काम का नहीं है। जो आपका क्वेश्चन काम का होगा वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ये बुक कितना खरीदोगे आप बताओ? मैं हज़ारों बुक मेरे पास है, उतना थोड़ी ना खरीदना है आपको। इसका मैं PDF आपको अवेलेबल करवा दूंगा, उसकी चिंता मत कीजिएगा। इस सवाल को देखिएगा स्पष्ट रूप से बैठकर रूम में, सवालों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि इसमें से हर सवाल को आप सॉल्व कर लें। मेंस और PT दोनों मदद करेगा, ओके। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।